भूकंप शब्द ही हमारे शरीर में एक अलग सी सराहन पैदा कर देता है। आपने भी देखा होगा कि 26 जनवरी 2001 में भुज में भूकंप आया था। क्या हुआ था? लगभग पूरे भारत में हर जगह इसका असर महसूस किया गया और भुज तो पूरी तरह से तबाही हो गया था। और अभी हाल फिलहाल में 25 अप्रैल 2015 को काठमांडू में बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसका भी असर भारत तक पड़ा था। उसमें पूरी तरह से काठमांडू तबाह हो चुका था, सड़कें फट चुकी थी। जैसे आप चित्र से देख रहे हैं, भूकंप में क्या दशा होती कि एक घर छोड़कर बाकी सारे घर गिर चुके हैं और ये भी घर क्या है, पूरी तरह से तबाह है, यहाँ तक कि सड़कें तक फट जाती हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप का क्या असर पड़ता है। भूकंप होता क्या है? ये भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। इसको अंग्रेजी में सिस्मोलॉजी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं भूकंप आते क्यों हैं। वास्तव में भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी की संरचना ही ऐसी है। अब पृथ्वी की संरचना में क्या है कि पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। सबसे नीचे कोर होता है, उसके ऊपर से मेंटल होता है और उसके ऊपर क्या है, भूपर्पटी या क्रस्ट होता है। यहाँ आप देख रहे हैं मेंटल के कंपेयर में क्रस्ट की मोटाई बहुत कम है, लगभग ये 0 से 35 किलोमीटर तक होती है। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि मेंटल की क्रस्ट की मोटाई लगभग 0 के बराबर हो गई है। तो ऐसे क्या होता है कि ये जो हमारा क्रस्ट है ये मेंटल के ऊपर तैर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती है। जब मेंटल में हल्की सी भी हलचल होती है तो ऊपर वाला भाग पूरी तरह से हिल जाता है और इसी के कारण क्या होता है, भूकंप आता है। जहाँ क्रस्ट ज़्यादा पतले होते हैं वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, जहाँ क्रस्ट की मोटाई थोड़ा सा ज़्यादा होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रशांत महासागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी उसके किनारे किनारे के जो क्षेत्र हैं, वहाँ भूकंप क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ क्रस्ट की मोटाई क्या है, बहुत कम है। जैसे जापान है, फिलीपींस है या अमेरिका का भाग है, यहाँ भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि भूकंप में 3 तरह के कंपन उत्पन्न होते हैं। यहाँ जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और तीसरा क्या है, सरफेस वेव्स है। जो प्राइमरी वेव्स है वो यहाँ से लेकर पूरे अंदर तक जाती है। जो सेकेंडरी वेव्स है वो किनारे किनारे तक जाकर मुड़ जाती है और जो सरफेस वेव्स है वो सिर्फ सरफेस पर ही चलती है, यानी पृथ्वी की सतह पर ही चलती है। अब हम देखते हैं प्राथमिक तरंगें, जिसको पी वेव्स भी कहते हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। वो द्रव से भी गुजर सकती है, ठोस से भी गुजर सकती है और गैस से भी गुजर सकती है। जो इसका वेग होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। एट km पर सेकंड होता है। यह गति सभी तरंगों से सबसे अधिक होती है। भाई जिसकी तरंग की गति ज़्यादा होती है, निश्चित सी बात है वो सबसे पहले पहुंचेगा, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर कहलाता है। और यहाँ आप ये देखिए, ये जो तरंगें हैं ये किस तरह की जा रही, ये जो क्षेत्र है यहाँ कोई तरंग नहीं पाई जाती है। इसको यहाँ आप ये वाला क्षेत्र देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र देख लीजिए, इन क्षेत्रों में कोई तरंगें नहीं पाई जाती। और जो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ भूकंप आया तो इसके जो नीचे वाला क्षेत्र है आप यहाँ देखिए, यहाँ से पी तरंगें ही पहुँच पा रही, इसके अलावा कोई दूसरी तरंग नहीं पहुँच पा रही। अब आते हैं हम दूसरी तरंग, द्वितीय तरंग, जिसको सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स भी कहते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। इनका औसत वेग कितना होता है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी जो सेकेंडरी वेव्स होती है वो सिर्फ ठोस से होकर गुजर सकती है, द्रव से होकर नहीं गुजरती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो ये वाला भाग है ये लिक्विड है, यानी जो कोर का अंदर वाला भाग है वो तो ठोस है, लेकिन उसके ऊपर वाला भाग क्या है, लिक्विड है, जिसके कारण यहाँ सेकेंडरी वेव्स नहीं गुजर सकती हैं। और उसके बाद आता है सतही तरंगें या एल तरंगें या एल वेव्स। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत लंबी होती है। इन तरंगों की खोज H.T. लव ने भी की थी, इसलिए इनको कभी कभी लव वेव्स भी कहते हैं। इनको लाइट वेव्स भी कहा जाता है और या आर वेव्स भी कहा जाता है।
ये तरंगें मुख्यतः धरातल पर तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। यानी जो टर्सरी तरंग है, तीसरी तरंग है, जो सरफेस तरंग है, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। ये इनकी जो गति होती है बहुत कम होती है, लगभग ये कितनी होती है 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकंड तक होती है। और ये भी है कि जितने विनाश होते हैं ये सब तृतीय तरंगों के कारण ही होते हैं, यानी सरफेस तरंगों के कारण ही सारे विनाश होते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि तरंगें चलती कैसे हैं। जैसे प्राथमिक तरंगें हैं, तो प्राथमिक तरंगें बिल्कुल वैसे चलती हैं जैसे स्प्रिंग होती है कि दबाया, कहीं मुड़ा, फिर उसके बाद कहीं चौड़ा हुआ, फिर कहीं मुड़ा, फिर कहीं चौड़ा हुआ। जैसे देखिए इस भाग में क्या है कि एकदम दब गया है, और फिर उसके बाद दूसरे वाले भाग में क्या हो गया, चौड़ा हो गया। इस तरह ये आगे बढ़ती रहती हैं। और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये बिल्कुल जैसे रस्सी होती है, अगर आप उसको हिला दीजिए तो ऊपर नीचे करके चलता है। बिल्कुल द्वितीय वेव्स इस तरह चलती हैं। या ये आप ये भी कह सकते हैं जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं कि एक जगह उठी, फिर नीचे गई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे गई, उस तरह ये चलती। जैसे ये देखिए इस तरह ये चल रही। और जो लव वेव्स या सरफेस वेव्स हैं ये बिल्कुल जैसे सांप चलते हैं, इस तरह से इधर गई, फिर इधर आए, फिर इधर आए। देखिए यहाँ गया, ये भाग ऊपर उठा, फिर अंदर गया, फिर ये ऊपर उठा, इस तरह ये चलती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। कौन कौन से? कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर क्या होता है, घट जाता है। यानी अगर भूकंपीय तरंगें किसी अधिक घनत्व वाले पदार्थ से होकर गुजरती हैं तो अधिक घनत्व वाले पदार्थ में इनका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर उनका घनत्व कम हो तो उस समय उसका वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। क्यों गुजर सकती हैं? क्योंकि जो दूसरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है, वो लिक्विड से होकर नहीं गुजर सकती है। और कोर में जो इनर कोर है वो तो सॉलिड होता है, लेकिन जो आउटर कोर है वो लिक्विड होता है। और लिक्विड होने के कारण क्या होता है, सेकेंडरी वेव्स वहाँ से होकर नहीं गुजर सकती हैं। गौड़ तरंगें द्रव में से नहीं गुजर सकती हैं। जो गौड़ तरंगें होती हैं वो द्रव में से नहीं गुजर सकती। वो कहाँ से गुजरती हैं? सिर्फ ठोस से गुजरती हैं। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। एल तरंगें मतलब लव तरंगें या सरफेस तरंगें कहाँ चलती हैं? सिर्फ धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। बिल्कुल जैसे लाइट चलती है कि कहीं माध्यम से जा रही, कोई मोड़ आ गया, तुरंत परावर्तित हो जाती हैं। बिल्कुल भूकंपीय तरंगें लाइट की तरह ही चलती हैं। अब हम देखते हैं कि केंद्र क्या होता है। तो जहाँ भूकंप की शुरुआत हो, यानी जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि वास्तव में जो ये वाला भाग है, यानी सरफेस से थोड़ा सा नीचे वाला भाग, यही क्या है? आपका केंद्र है। और जो उससे थोड़ा सा ऊपर बने पृथ्वी के सतह वाला जो भाग होता है, यानी सीधे में, जैसे अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो ये सीधे वाला भाग ये क्या कहलाता है? ये जो सबसे ऊपर है, इसी को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र का सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? पी तरंगे। क्योंकि प्राथमिक तरंगे दूसरी तरंगों के कंपेयर में बहुत तेज चलती हैं। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान रखना है, इन पी तरंगों से नुकसान नहीं होता है। नुकसान किन तरंगों से होता है? जो सरफेस तरंगे होती हैं। और यहाँ देखिए इस भाग में कोई तरंग नहीं पहुँच पा रही, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? छाया क्षेत्र कहा जाता है। अंतःसागरीय देखिए कभी कभी ये जो भूकंप होते हैं, कुछ भूकंप समुद्रों में उत्पन्न होते हैं। जब समुद्रों में उत्पन्न होते हैं तो समुद्र की जो लहरें उठती हैं, इन्हीं को सुनामी कहा जाता है। यानी अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसको क्या कहते हैं? भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसमें हमने वैसे इसके मापने के लिए 3 स्केल हैं। एक राशि फेरल स्केल है, एक मार्केली स्केल है और एक रिक्टर स्केल है। लेकिन जो सबसे फेमस स्केल है वो कौन सी है? रिक्टर स्केल है, जिसके बारे में हम यहाँ बता रहे हैं आपका कि रिक्टर स्केल होती क्या है। रिक्टर स्केल में जो पैमाने होते हैं रिक्टर स्केल में, वो 1 से लेकर 10 तक के बीच में होते हैं। 1 का मतलब ये होता है कि भूकंप
बहुत कम तीव्रता से हो, और 10 का मतलब क्या होता है कि भूकंप ज़्यादा तीव्रता से होता है। और यहाँ 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, जैसे जैसे आप एक एक नंबर बढ़ते जाते हैं, भूकंप जो है लगभग 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता जाता है। यानी अगर 1 से लेकर 2 तक आने में भूकंप कितना हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और ये भी मान लीजिए कि पृथ्वी पर भूकंप हमेशा आते रहते हैं, परमानेंट आते रहते हैं। यहाँ देखिए चार्ट द्वारा दिखाया भी गया है कि जो अगर भूकंप रिक्टर स्केल पर उसका 1 है, उसकी मैग्नीट्यूड, तो क्या होता है, उससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो बहुत छोटा सा भूकंप होता है और लगभग डेली आता रहता है। और क्या होता है, लगभग डेली क्या, लगभग हर मिनट में आता है और किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। 1 से लेकर 4 तक के जो भूकंप होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा क्या, एकदम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उससे पृथ्वी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। और ये लगभग डेली आते रहते हैं, डेली क्या, लगभग हर मिनट में पृथ्वी पर कुछ ना कुछ भूकंप इतने मैग्नीट्यूड के आते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, जब 4 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के भूकंप आने लगते हैं तो वो भूकंप क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जैसे नंबर 5 के जो भूकंप होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। इसका डिस्ट्रक्शन कैसा होता है, मॉडरेट होता है, और ये अक्सर नहीं आता है, लगभग महीनों में आता है। इसकी रेपिटेशन क्या होती है, महीनों में होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन तब भी नुकसान मतलब भर को पहुंचाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, भूकंप की तीव्रता बढ़ती रहती है। और जनरली भूकंप 7 के आसपास ही आते हैं, 7 से ऊपर जल्दी से भूकंप नहीं आते हैं, क्योंकि 7 से ऊपर के जो भूकंप आते हैं वो लगभग इतने खतरनाक होते हैं कि पृथ्वी की संरचना ही बदल देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए भूकंप 10 का आ गया, तो 10 मैग्नीट्यूड के भूकंप की खास बात ये होती है कि ये नदियों के रास्ते तक बदल सकते हैं, पहाड़ों को तोड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे जो भूकंप होते हैं वो सालों में कभी कभी आ सकते हैं, तो आ जाते हैं, नहीं तो कभी इतने शक्तिशाली भूकंप नहीं आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।